अध्याय 7 दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी में प्रसार और पतन भाग 1 से आगे। आंतरिक सुधार और प्रयोग। अलाउद्दीन खलजी जब सत्तारूढ़ हुआ तब दिल्ली सल्तनत की स्थिति साम्राज्य के मध्य भाग में अर्थात गंगा के ऊपरी दोआब और उसके पूर्वी भाग में खासी मजबूत थी। इसकी बदौलत सुल्तानों ने अनेक आंतरिक सुधार और प्रयोग किए जिनका उद्देश्य प्रशासन को बेहतर बनाना, सेना को मजबूत करना, मालगुजारी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, कृषि के प्रसार और सुधार के उपाय करना तथा तेजी से फैलते नगरों के नागरिकों के कल्याण का प्रावधान करना था। ये सारे उपाय सफल तो नहीं हुए, पर वे महत्वपूर्ण नए कदम अवश्य थे। कुछ प्रयोग तो अनुभव की कमी के कारण असफल हुए, कुछ इसलिए कि उन पर समुचित विचार नहीं किया गया था और कुछ इसलिए कि निहित स्वार्थों ने उनका विरोध किया था। फिर भी इनसे यह पता अवश्य चलता है कि तुर्क राज्य अब एक सीमा तक स्थायित्व पा चुका था तथा अब इसका सरोकार मात्र युद्ध और कानून व्यवस्था से नहीं था। बाजार पर नियंत्रण और अलाउद्दीन की कृषि नीति। बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए वे उसके समकालीनों की दृष्टि में दुनिया के महान अचंभों में एक थे। चित्तौड़ के अभियान से लौटने के बाद अनेक आदेश जारी करके अलाउद्दीन ने अनाज, शक्कर और भोजन पकाने के तेल से लेकर एक सुई तक और कीमती आयातित कपड़ों से लेकर घोड़ों, मवेशियों और गुलाम लड़के लड़कियों तक सभी वस्तुओं के दाम तय करने की कोशिश की। इस मकसद से उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक अनाजों के लिए, दूसरा कीमती कपड़ों के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। हर बाजार शहना नाम के एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था जो सौदागरों का रजिस्टर रखता था और दुकानदारों व कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था। कीमतों और विशेषकर अनाजों की कीमतों का नियंत्रण मध्यकालीन शासकों का स्थायी सरोकार था, क्योंकि नगरों के सस्ते अनाज की आपूर्ति के बिना वे नगरवासियों और वहां नियुक्त सेना का समर्थन पाने की आशा नहीं कर सकते थे। पर बाजार पर नियंत्रण के पीछे अलाउद्दीन के पास कुछ अतिरिक्त कारण भी थे। कहा गया है कि बलबन के काल में केंद्रीय सेना 2 लाख थी, तो अलाउद्दीन ने उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। दिल्ली पर मंगोलों के हमलों ने उनको हाथ भर दूर रखने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी रखने की आवश्यकता दिखा दी थी। इसीलिए अगर वह कीमतों को और सैनिकों की तनख्वाहों को नीचे नहीं लाता तो इतनी बड़ी सेना जल्द ही उसका खजाना खाली कर देती। अलाउद्दीन ने यह काम अपने स्वभाव के अनुसार सम्यक ढंग से किया। सस्ते अनाजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने ऐलान कराया कि दोआब क्षेत्र की अर्थात यमुना किनारे स्थित मेरठ से लेकर इलाहाबाद के पास कड़ा की सरहद तक मालगुजारी सीधे राज्य को दी जाएगी। मतलब यह था कि इस क्षेत्र के गांव किसी को इक्ता में नहीं दिए जाएंगे। मालगुजारी भी बढ़ाकर उपज की आधी कर दी गई। यह किसानों पर एक भारी बोझ था। स्थिति से निपटने के लिए, जैसा कि हम आगे देखेंगे, अलाउद्दीन ने अनेक उपाय किए। राज्य की मांग को बढ़ाने तथा आम तौर पर किसानों के लिए उसकी नकद अदायगी अनिवार्य बनाने का नतीजा यह हुआ कि किसान मजबूरन अपनी उपज को कम कीमत पर बंजारों को बेच देते थे, जो उसे नगरों में लाते और राज्य द्वारा निर्धारित दामों पर बेचते थे। जमाखोरी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी बंजारों का पंजीकरण किया गया और उनके एजेंटों और परिवार वालों को कानून के किसी भी हनन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। इससे भी आगे बढ़कर राज्य ने अपने गोदाम भी बनाए और उन्हें अनाजों से भर दिया जो अकाल पड़ने पर या आपूर्ति में कमी का डर पैदा होने पर खोले जाते थे। अलाउद्दीन स्वयं सभी बातों की खबर लेता रहता था तथा कोई दुकानदार अधिक दाम देता लेता या जाली बातों का प्रयोग करके धोखाधड़ी का प्रयास करता था तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था। बरनी के अनुसार अकाल तक के दिनों में कीमतों में 1 दाम या 1 पैसा बढ़ोतरी की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। मसलन गेहूं 71/2 जीतल, जौ 4 जीतल और उम्दा चावल 5 जीतल प्रति मन बिकते थे। बरनी का कथन है कि अनाज मंडी में कीमतों की स्थिरता इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना है।
घोड़ों की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान के लिए आवश्यक था, क्योंकि सेना को मुनासिब दामों पर घोड़ों की आपूर्ति के बिना उसकी दक्षता को बचाकर नहीं रखा जा सकता था। गुजरात की विजय के फलस्वरूप घोड़ों की आपूर्ति में सुधार आया। उम्दा घोड़े सिर्फ राज्य को बेचे जा सकते थे। अलाउद्दीन ने प्रथम श्रेणी के एक घोड़े की कीमत 100 से 120 टंके तय की थी, जबकि सेना के लिए अनुपयुक्त एक टट्टू की कीमत 10 से 25 टंके थी। मवेशियों और गुलामों की कीमतों पर भी सख्त नियंत्रण था तथा बर्नी ने विस्तार से उनके दाम दिए हैं। बर्नी ने मवेशियों और गुलामों के दाम साथ साथ दिए हैं। इससे पता चलता है कि मध्यकालीन भारत में दास प्रथा को एक सामान्य प्रथा मान लिया गया था। दूसरी वस्तुओं और विशेषकर कीमती कपड़ों, इत्र आदि की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनकी कीमतें भी तय की गई थी, क्योंकि शायद यह महसूस किया जा रहा था कि इन वस्तुओं की ऊंची कीमतों से आमतौर पर सभी कीमतें प्रभावित होंगी। या हो सकता है कि अमीरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया गया हो। कहा गया है उम्दा किस्म के कपड़े देश के विभिन्न भागों से दिल्ली लाने के लिए मुल्तानी व्यापारियों को बड़ी बड़ी पेशगी की रकमें दी जाती थी। फलस्वरूप दिल्ली उम्दा कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। इनकी कीमतें तय की गई थी और तमाम स्थानों के व्यापारी दिल्ली पर टूट पड़े कि यहाँ से कपड़े खरीदकर ऊंची कीमतों पर कहीं और बेचें। नकद रूप में मालगुजारी की वसूली के कारण अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नकद वेतन दे सकता था। वह सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। एक नई व्याख्या के अनुसार अलाउद्दीन भारी हथियारों से लैस एक सवार को 234 टंके देता था और उससे 2 घोड़े और जीन आदि रखने की आशा की जाती थी। एक मामूली सवार को, जिसे 2 अस्प कहते थे, बिना जीन का केवल एक घोड़ा रखने के लिए कहा जाता था। दूसरा घोड़ा उसे राज्य की ओर से दिया जाता था। उसे 78 टंके अधिक मिलते थे। इस दृष्टि से अलाउद्दीन का तय किया हुआ वेतन कम था और इस कारण बाजार पर नियंत्रण आवश्यक था। इतिहासकार बर्नी का विचार है कि बाजारों पर अलाउद्दीन के नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं को दंड देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी तो हिंदू थे तथा अनाजों और दूसरी वस्तुओं में मुनाफाखोरी वही करते थे। लेकिन मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ अधिकांश स्थलीय व्यापार खुरासानियों के हाथों में था, जो मुसलमान थे, या मुल्तानियों के हाथों में था, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे। इसलिए अलाउद्दीन के कार्यों ने उनको भी प्रभावित किया। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका बर्नी ने उल्लेख नहीं किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियम केवल दिल्ली पर लागू होते थे या साम्राज्य के दूसरे नगरों पर भी। बर्नी का कहना है कि दिल्ली से संबंधित नियमों का हमेशा दूसरे नगरों में भी व्यवहार होने लगता था। जो भी हो, सेना केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य नगरों में भी रखी जाती थी, पर इस बारे में निश्चयपूर्वक कुछ कहने के लिए हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि जहां हिंदू और मुस्लिम सौदागरों को मूल्य नियंत्रण से शिकायतें रही होंगी, वहीं सेना ही नहीं बल्कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, अनाजों और दूसरी वस्तुओं के सस्ते होने से लाभान्वित हुए होंगे। बाजार पर नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन ने मालगुजारी प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह सल्तनत का पहला बादशाह था जिसने इस बात पर जोर दिया कि दोआब के अनिर्दिष्ट क्षेत्रों, अर्थात ऐसे क्षेत्र जिन्हें इक्तादारों को नहीं दिया गया है, में मालगुजारी हर व्यक्ति के लिए खेती की जा रही जमीन की माप के आधार पर तय की जाएगी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि गांव के अमीर और ताकतवर व्यक्ति जिनके पास अधिक जमीनें थीं, अपना बोझ गरीबों के सिर नहीं डाल सकते थे। अलाउद्दीन चाहता था कि इस क्षेत्र में जमींदार, जो खूत और मुकद्दम कहलाते थे, उतना ही कर दें जितना दूसरे देते थे। इसलिए उन्हें दूसरों की ही तरह दूध देने वाले पशुओं और घरों पर कर देने पड़े तथा दूसरे गैरकानूनी महसूल त्यागने पड़े जिनको वसूल करने की उन्हें आदत थी। बर्नी की सजीव भाषा में खूत और मुकद्दम अब तड़क भड़क से सुसज्जित घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते थे और न ही पान चबा सकते थे, और वे इतने गरीब हो गए कि उनकी बीवियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। माप के आधार पर राज्य द्वारा इक्तादारों को न दिए गए इलाकों से मालगुजारी की सीधी वसूली की नीति तभी सफल हो सकती थी जब आमील और दूसरे हाकिम ईमानदार होते। हालांकि अलाउद्दीन इन तत्वों को इतना वेतन देता था कि वे आराम से रह सकें, पर उसने इस पर भी जोर दिया कि उनके खातों की सख्ती से जांच की जाए। कहा गया है कि छोटी छोटी चूकों पर उन्हें पीटा जाता था और कैद में डाल दिया जाता था। बर्नी का कथन है कि उनका जीवन इतना असुरक्षित हो गया था कि कोई उनसे अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता था।
निसंदेह यह अतिशयोक्ति है, क्योंकि आज की तरह तब भी सरकारी नौकरी इज्जतदार समझी जाती थी और सरकारी नौकर, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, शादी के बारे में पहली पसंद होते थे। हालांकि बर्नी ऐसा लिखते हैं, मानो उपरोक्त सभी कदम मात्र हिंदुओं के खिलाफ उठाए गए हों, पर बात यह स्पष्ट है कि ये मुख्यतः देहातों के सुविधाभोगी वर्गों के खिलाफ थे। लेकिन इन कदमों को एक प्रकार से समाजवादी कदम शायद ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये मूलतः एक आपात स्थिति से अर्थात मंगोलों के खतरों से निपटने के लिए उठाए गए थे। जहां तक बाजार नियंत्रण का प्रश्न है, शायद अलाउद्दीन के लिए केवल अनाज ऐसी बुनियादी वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करना बेहतर रहा होता, पर जैसा कि समकालीन लेखक बर्नी का कथन है, उसने टोपियों से मोजों तक, कंघियों से सुइयों तक, सब्जियों से शोरबों और मिठाइयों से चपातियों तक हर चीज के दाम को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके कारण उलझाव भरे कानून बने, जिनके हनन के प्रयास होते थे और उन पर सख्त दंड दिए जाते थे। इससे रोष पैदा होता था। अलाउद्दीन की कृषि नीति निश्चित ही निर्मम थी और उसने साधारण किसानों को भी प्रभावित किया होगा, पर यह इतनी कठोर भी नहीं थी कि वे विद्रोह करते या भाग खड़े होते। अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियम उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गए, पर इससे अनेक लाभ भी अवश्य प्राप्त हुए। बर्नी हमें बतलाता है कि इन नियमों के सहारे अलाउद्दीन ने एक विशाल और सुदक्ष सवार सेना खड़ी की, जिसके बलबूते उसने बाद के मंगोल हमलों को भारी नरसंहार करके नाकाम कर दिया और उनको सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। अलाउद्दीन के मालगुजारी संबंधी सुधार देहाती क्षेत्रों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आगे चलकर इन सुधारों ने शेर शाह और अकबर के खेतिहर सुधारों के लिए आधार का काम किया। अब बात करते हैं मोहम्मद तुगलक के प्रयोग की। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने दिलेरी भरे कई प्रयोग किए और खेती में गहरी दिलचस्पी दिखाई। मोहम्मद बिन तुगलक कुछ अर्थों में अपने दौर के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। वह धर्म और दर्शन का विद्वान था तथा आलोचनात्मक और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। वह मुस्लिम सूफियों के साथ ही नहीं बल्कि हिंदू योगियों और जिनप्रभा सूरी जैसे जैन संतों के साथ भी विचार विमर्श करता था। इस बात को अनेक कट्टर उलमा यानी धर्मशास्त्री पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने उस पर बुद्धिवादी होने का आरोप लगाया, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से स्वीकार नहीं करता। वह योग्यता के आधार पर लोगों को, चाहे वे कुलीन वंश के हों या न हो, उच्च पद देने के लिए भी तैयार रहता था। दुर्भाग्य से उसमें जल्दबाजी और बेसब्री की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि उसके अनेक प्रयोग असफल रहे और उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया। मोहम्मद तुगलक का शासन अशुभ परिस्थितियों में शुरू हुआ। बंगाल के खिलाफ एक सफल मुहिम के बाद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौट रहा था। सुल्तान के शानदार स्वागत के लिए मोहम्मद तुगलक के आदेश पर जल्दबाजी में लकड़ी का एक पंडाल बनाया गया। जब पकड़े गए हाथियों की नुमाइश चल रही थी तो जल्दबाजी में खड़ा किया पंडाल गिर पड़ा और सुल्तान ने उसमें दबकर मर गया। इससे अनेक अफवाहें पनपी, यह कि मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता को मारने की योजना बना रखी थी, यह कि यह अल्लाह का कहर था और यह भी कि यह दिल्ली के मशहूर संत निजामुद्दीन औलिया का शाप था, जिनको सुल्तान ने सजा देने की धमकी दी थी आदि। सत्तारोहण के शीघ्र बाद मोहम्मद तुगलक ने जो कदम उठाए उन सब में सबसे विवादास्पद राजधानी का दिल्ली से देवगिर में तथाकथित स्थानांतरण था। जैसा कि हमने देखा, देवगिर दक्षिण भारत में तुर्क शासन के प्रसार का आधार रह चुका था। राजकुमार के रूप में स्वयं मोहम्मद तुगलक वहां अनेक वर्ष गुजार चुका था। पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के प्रयास से गंभीर राजनीतिक कठिनाइयां पैदा हुई थी। इस क्षेत्र के लोग दिल्ली के शासन को विजातीय शासन समझते थे और उसके अंतर्गत बेचैन हो रहे थे। वहां के अनेक मुस्लिम अमीरों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया था। सबसे गंभीर विद्रोह मोहम्मद तुगलक के एक रिश्ते के भाई गुरशास्प का था, जिसके खिलाफ सुल्तान को स्वयं कार्रवाई करनी पड़ी। लगता है सुल्तान देवगिर को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण कर सके। 17वीं सदी के लेखक फिरिश्ता के अनुसार सुल्तान के कुछ सलाहकारों ने दूसरी राजधानी के रूप में उज्जैन मालवा में का नाम सुझाया था, जिसकी स्थिति अनुकूल थी और इसी कारण से प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन सुल्तान देवगिर को वरीयता देता था क्योंकि उससे वह अधिक परिचित था। वहाँ का वातावरण अच्छा था और वह भारत के प्रमुख नगरों में से एक था।
इस तरह देवगिर को दूसरी राजधानी बनाने का फैसला कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, बल्कि यह सुविचारित था। न ही उसने राजधानी के सभी लोगों को वहां जाने का आदेश दिया। इतिहासकार बर्नी का कथन है कि नगर अर्थात कुतुब मीनार के इर्द गिर्द के पुराने नगर के खल्क अर्थात लोगों को वहां जाने का आदेश दिया गया। लेकिन बर्नी ने यहां खल्क शब्द का प्रयोग साधारण जनता के लिए नहीं, बल्कि गणमान्य व्यक्तियों के लिए किया है। सुल्तान ने अनेक हाकिमों, उनके अनुयायियों और उनके सूफी संतों समेत प्रख्यात व्यक्तियों को देवगिर जाने का निर्देश दिया, जिसका अब दौलताबाद नाम रखा गया। लगता है इन लोगों पर स्थान परिवर्तन के लिए काफी सरकारी दबाव डाला गया। ये लोग अपने परिवारों, दासों आदि के साथ वहां जाएं, इसकी निगरानी रखने के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए। सुल्तान ने उनके लिए घर खरीद कर उनको आवंटित कर दिए। उन्हें खुलकर सहायता दी गई और दौलताबाद में उनके रहने के प्रबंध किए गए। बाकी जनता को वहां ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सुल्तान की अनुपस्थिति में भी दिल्ली एक बड़ा और आबाद नगर बना रहा। हालांकि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क बनवाई तथा यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में सराय बनवाई, पर दौलताबाद फिर भी 1500 किलोमीटर से अधिक था। अनेक व्यक्ति यात्रा के कष्टों और गर्मी के कारण मर गए, क्योंकि यह यात्रा गर्मी के मौसम में की गई थी। जो लोग दौलताबाद पहुंचे उनमें से बहुतों को घर की याद सताने लगी, क्योंकि वे सदियों से दिल्ली में रह रहे थे और उसे ही अपना घर समझते थे। इसी कारण काफी असंतोष फैला। कुछ वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद छोड़ने का फैसला किया। इसका मुख्य कारण यह था कि जल्दी उसे पता चल गया कि जिस तरह वह दिल्ली से दक्षिण को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं कर सकता। देवगिर को दूसरी राजधानी बनाने का प्रयास तो असफल रहा, पर इस जन प्रवाह के कई दूरगामी लाभ हुए। इससे संचार में सुधार हुआ तथा उत्तर और दक्षिण भारत एक दूसरे के अधिक करीब आए। उल्मा समेत जो लोग दौलताबाद गए थे उनमें से अनेक वहीं बस गए। वे लोग दक्कन में उन सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के प्रसार के माध्यम बन गए जिनको तुर्क अपने साथ लेकर उत्तर भारत में आए थे। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच तथा स्वयं दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक लेन देन की एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई। सांकेतिक मुद्रा। इस समय मोहम्मद तुगलक ने एक और कदम उठाया, अर्थात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम होती है, इसलिए आज दुनिया के सभी देशों के पास सांकेतिक मुद्राएं, आमतौर पर कागजी मुद्राएं हैं, ताकि उन्हें सोने चांदी की आपूर्ति पर निर्भर न रहना पड़े। 14वीं सदी में संसार में चांदी की कमी हो गई थी। व्यापार के प्रसार के साथ अब अधिकाधिक सिक्कों की आवश्यकता भी होने लगी थी। इसके अलावा चीन में कुबलाई खान सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था। ईरान के मंगोल शासक गाजान खान ने भी इसका प्रयोग किया था। मोहम्मद तुगलक ने कांसे की एक मुद्रा चलाने का निश्चय किया, जो चांदी के टंके जितनी ही मूल्य का हो। भारत के विभिन्न भागों में इस मुद्रा के नमूने पाए गए हैं और ये संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। सांकेतिक मुद्रा का विचार भारत में नया था तथा व्यापारियों को और साधारण जनता को भी इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना कठिन था। अगर सरकार लोगों को जाली मुद्रा ढालने से रोक पाती तो मोहम्मद तुगलक सफल भी हो सकता था, लेकिन सरकार ऐसा न कर सकी और जल्द ही बाजार में इन मुद्राओं का भारी अवमूल्यन हो गया। अंत में मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को समाप्त करने का निश्चय किया। उसने कांसे के सिक्कों की जगह चांदी के सिक्के देने का वादा किया। इस प्रकार बहुत से लोगों ने नई मुद्राओं का विनिमय किया, लेकिन उन जाली मुद्राओं को नहीं बदला गया जिनकी जांच से पता चल गया था, जिनका विनिमय किया। ये सिक्के किले के बाहर ढेर लगा दिए गए और बर्नी के अनुसार वर्षों तक वहीं पड़े रहे। इन दो प्रयोगों की असफलता से सुल्तान की प्रतिष्ठा पर आंच आई और धन की बर्बादी हुई। पर सरकार जल्द ही संभल गई। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता को, जो 1333 में दिल्ली आया था, इन प्रयोगों के कुछ हानिकारक प्रभाव दिखाई नहीं दिए। पर चांदी की कमी पर काबू पाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने चांदी और अन्य घटिया धातुओं के मिले जुले सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। इन्हें चांदी के टंकों से भिन्न बतलाने के लिए टंक ए सियाह अर्थात काले टंके कहा जाता था। ये आम हो गए तथा शेर शाह सूरी और मुगलों के दौर में ही हटाए गए। इससे भी कहीं बहुत अधिक गंभीर समस्या का सामना मोहम्मद तुगलक को करना पड़ा, वह थी सीमा की सुरक्षा। प्रशासन, विशेषकर राजस्व प्रशासन ने और अमीरों के साथ संबंधों ने भी कुछ गंभीर समस्याएं पैदा की। पिछले पृष्ठों में हम पंजाब में मंगोल सत्ता के निरंतर प्रसार के और दिल्ली पर उनके हमलों के कारण दिल्ली सल्तनत के सामने पैदा गंभीर समस्याओं को देख चुके हैं। अपने अंदरूनी झगड़ों के कारण मंगोल तब तक काफी कमजोर हो चुके थे, पर अभी भी
इतने शक्तिशाली थे कि पंजाब और दिल्ली के पास के क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा कर सके। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अपने नेता तमीशीरीन के नेतृत्व में मंगोल सिंध में घुस आए और उनका एक दल तो दिल्ली से कोई 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया। झेलम के पास एक जंग में मोहम्मद तुगलक ने न सिर्फ मंगोलों को हराया बल्कि कलानौर पर भी कब्जा कर लिया और कुछ समय तक उसका राज्य सिंधु पार पेशावर तक फैला हुआ था। इससे पता चलता है कि दिल्ली का सुल्तान अब मंगोलों पर आक्रमण करने की स्थिति में था। देवगिर से वापसी के बाद गजनी और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए सुल्तान ने एक बड़ी सेना भर्ती की। बर्नी का कथन है कि सुल्तान का इरादा खुरासान और इराक पर कब्जा करना था। मोहम्मद तुगलक का सही इरादा जानने का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। हो सकता है इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा की पुनर्स्थापना हो, अर्थात हिंदू कुश और कंदहार तक मध्य एशिया से भागे हुए अनेक शहजादों और दूसरे लोगों ने मोहम्मद तुगलक के दरबार में शरण ली थी। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि इस क्षेत्र से मंगोलों को भगाने का यह अच्छा अवसर है। साल भर बाद सांकेतिक मुद्रा चलाने के प्रयास की असफलता तथा मंगोलों से संबंधों में सुधार के बाद और सिपाहियों को नकद वेतन देने में कठिनाइयां आने के कारण सेना भंग कर दी गई। इस बीच मध्य एशिया में स्थिति तेजी से बदली। कालांतर में तैमूर ने अपने नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांध दिया और भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया। खुरासान परियोजना के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए, न इसे कराचील की मुहिम से गड्ढमड्ढ किया जाना चाहिए। यह मुहिम हिमालय की कुमायूं पहाड़ियों में चली गई थी। एक आधुनिक इतिहासकार के अनुसार इस मुहिम की दिशा कश्मीर की ओर थी, ताकि चीन की ओर से अर्थात सिनकियांग से घोड़ों की आमद पर नियंत्रण किया जा सके। चीन पर विजय हासिल करना कभी इसका उद्देश्य नहीं था। जैसा कि बाद के कुछ इतिहासकारों ने सुझाया है, सफलता के बाद सेना हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में दूर तक चली गई और मुसीबत में फंस गई। कहा जाता है कि 10,000 की सेना में से बस 10 व्यक्ति वापस लौटे। फिर भी ऐसा लगता है कि पर्वतीय राजाओं ने दिल्ली का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। बाद में मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा की पहाड़ियों में भी एक मुहिम चलाई। इस तरह पहाड़ी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हो गए। मोहम्मद तुगलक ने कृषि सुधार के अनेक कदम उठाए। इनमें से अधिकांश दोआब क्षेत्रों में आजमाए गए। मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की इस नीति को नहीं मानता था कि खुतों और मुकद्दमों यानी गांव के मुखियों को मामूली किसानों के दर्जे तक गिरा दिया जाए, पर राज्य के लिए मालगुजारी का एक मुनासिब भाग वह अवश्य चाहता था। उसने जिन उपायों की पैरवी की उनके दूरगामी प्रभाव पड़े, पर उसके शासनकाल में वे बुरी तरह असफल रहे। यह कहना कठिन है कि उपाय बुरी योजनाबंदी के कारण असफल हुए या अनुभवहीन अधिकारियों के द्वारा दोषपूर्ण क्रियान्वयन के कारण। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में ही गंगा के दोआब में एक गंभीर किसान विद्रोह हो चुका था। किसान गांव से भाग खड़े हुए थे तथा मोहम्मद तुगलक ने उनको पकड़कर सजा देने के लिए कठोर कदम उठाए थे। इतिहासकारों का मत है कि परेशानी मालगुजारी के अधिक मूल्यांकन के कारण पैदा हुई थी। हालांकि अलाउद्दीन के काल की तरह राज्य का भाग उपज का आधा रहा, पर वास्तविक रूप से किसानों पर भार बढ़ गया क्योंकि मालगुजारी मनमाने ढंग से तय की जाने लगी, न कि वास्तविक उपज के आधार पर। उपज को मुद्रा में बदलने के लिए दाम भी मनमाने ढंग से तय किए गए। एक भयानक अकाल ने, जिसने इस क्षेत्र को 6 वर्षों तक तबाह रखा, स्थिति को और भी बिगाड़ा। मवेशियों और बीजों के लिए और कुओं की खुदाई के लिए भी राहत के प्रयास बहुत देर से शुरू हुए। दिल्ली में इतने लोग मरे कि हवा भी महामारक हो उठी। सुल्तान दिल्ली छोड़कर 2.5 बरस तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, जो दिल्ली से 100 मील दूर कन्नौज के पास गंगा के किनारे स्थित था। दिल्ली लौटने के बाद मोहम्मद तुगलक ने दोआब में कृषि के प्रसार और सुधार की एक योजना आरंभ की। उसने दीवाने अमीर एक कोही नामक एक नया विभाग स्थापित किया। यह सारा क्षेत्र विकास प्रखंडों में बांट दिया गया। हर प्रखंड का प्रमुख एक अधिकारी था, जिसका काम किसानों को ऋण देकर कृषि का प्रसार करना तथा उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था, जैसे जौ की जगह गेहूं, गेहूं की जगह गन्ना, गन्ने की जगह अंगूर, खजूर वगैरह। यह योजना मुख्यतः इसलिए असफल रही कि इस उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति अनुभवहीन और बेईमान निकले और उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए पैसे हड़प लिए। इसलिए परियोजना के लिए ऋण के तौर पर दी गई बड़ी बड़ी रकमों की वसूली न हो सकी। सभी संबंधित लोगों का सौभाग्य था कि इसी बीच मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और फिरोज तुगलक ने ये कर्जे माफ कर दिए। लेकिन
कृषि के प्रसार और सुधार के लिए मोहम्मद की अपनाई हुई नीति बेकार नहीं गई। फिरोज ने उसे जारी रखा और बाद में अकबर ने उसे जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया। मोहम्मद तुगलक को एक और समस्या का सामना करना पड़ा, अमीरों की समस्या का। चहलगानी तुर्कों के पतन और खलजी वंश के उदय के बाद अलग अलग नस्लों के मुसलमानों में से अमीर बनाए जाने लगे। इनमें नव धर्मांतरित भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। मोहम्मद तुगलक ने आगे बढ़कर इन लोगों को नौकरी ही नहीं दी, जबकि वे कुलीन वंशों के नहीं थे, बल्कि इनमें से कुछ को तो उच्च सरकारी पद भी दिए। इनमें से अधिकांश नव मुस्लिमों के वंशज थे, हालांकि कुछ हिंदू भी इनमें शामिल थे। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ये लोग अशिक्षित थे या अपने काम में निकम्मे थे, लेकिन पहले के दौर के पदाधिकारियों ने, जो पुराने कुलीन वंशों के थे, इस नीति का गहरा विरोध किया। इतिहासकार बर्नी ने इसे मोहम्मद तुगलक की भर्त्सना का मुख्य आधार बनाया है। मोहम्मद तुगलक ने विदेशियों का स्वागत किया, जिनमें मंगोल भी शामिल थे, पर विशेषकर खुरासान के लोग और मध्य एशिया के तुर्क शामिल थे। इस तरह मोहम्मद तुगलक का कुलीन वर्ग अनेक अलग अलग तत्वों पर आधारित था। न उनमें एकजुटता की कोई भावना विकसित हो सकी, न सुल्तान के प्रति वफादारी की। दूसरी ओर साम्राज्य के विशाल आकार ने विद्रोह के लिए और स्वतंत्र प्रभाव क्षेत्रों की स्थापना के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए। मोहम्मद तुगलक की क्रोधी और जल्दबाज प्रकृति ने तथा जिन पर वह विरोध या निष्ठा का शक करता था, उनको घोर दंड देने के रुझान ने इस प्रवृत्ति को और भी मजबूत किया। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जहां दिल्ली सल्तनत का चरमकाल था, वहीं वह उसके विघटन की प्रक्रिया का आरंभ भी था। दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन, फिरोज और उसके उत्तराधिकारी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हुए। महत्वाकांक्षी कुलीनों के विद्रोह कोई नई बात नहीं थी, खासकर बाहरी क्षेत्रों में। अधिकांश मामलों में सुल्तान केंद्रीय सेना और वफादार कुलीनों के दल की सहायता से उन्हें कुचलने में सफल रहे। मोहम्मद तुगलक की कठिनाइयां अनेक थी। साम्राज्य के विभिन्न भागों में एक के बाद एक विद्रोह हुए। बंगाल में, माबर तमिलनाडु में, वारंगल में, कंपिली यानी कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, अवध में तथा गुजरात और सिंध में। मोहम्मद तुगलक किसी पर भरोसा नहीं करता था, पूरा भरोसा तो नहीं ही करता था। इसलिए वह विद्रोह को कुचलने के लिए देश के एक से दूसरे भाग तक दौड़ता भागता रहा और अपनी सेनाओं को उसने चूर कर डाला। दक्षिण भारत के विद्रोह सबसे गंभीर थे। आरंभ में इस क्षेत्र में स्थानीय सूबेदारों ने विद्रोह किए। सुल्तान भागकर दक्षिण भारत पहुंचा। कुछ समय बाद सेना में प्लेग फैल गया। कहा गया है कि 2/3 सेना प्लेग की भेंट चढ़ गई। यह ऐसी चोट थी जिससे मोहम्मद तुगलक कभी उबर न सका। दक्षिण भारत से सुल्तान की वापसी के कुछ ही समय बाद वहां हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में एक और विद्रोह हुआ। उन्होंने एक छोटा सा राज्य कायम कर लिया जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यही विजयनगर साम्राज्य था, जो जल्दी ही पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। इससे भी उत्तर दक्कन में कुछ विदेशी कुलीनों ने दौलताबाद के पास एक और राज्य कायम कर लिया, जो बढ़कर बहमनी साम्राज्य बन गया। इन 2 उल्लेखनीय साम्राज्यों की उपलब्धियों का खाका हम बाद के एक अध्याय में पेश करेंगे। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। मोहम्मद तुगलक अवध, गुजरात और सिंध की बगावतों को भारी प्रयास के बाद ही कुचल सका। मोहम्मद तुगलक अभी सिंध में ही था कि वह चल बसा और उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा। मोहम्मद तुगलक की नीतियों से कुलीनों में और सेना में भी गहरा असंतोष पैदा हो गया था। सुल्तान का टकराव मुस्लिम धर्मशास्त्रियों और सूफी संतों से भी हुआ था, जो बहुत प्रभावशाली थे, पर मोहम्मद तुगलक की अलोकप्रियता को बहुत बढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। जब वह राजधानी से लंबी लंबी मुद्दतों तक दूर रहा, तब भी दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत में तथा साम्राज्य के दूसरे भागों में प्रशासन ढंग से चलता रहा। सत्तारोहण के बाद फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत के आसन्न विघटन को रोकने की समस्या झेलनी पड़ी। उसने कुलीनों, सेना और धर्मशास्त्रियों को तुष्ट करने की नीति अपनाई और ऐसे क्षेत्रों पर ही अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जिनको केंद्र से आसानी से प्रशासित किया जा सके। इस कारण उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से स्वामित्व का दावा करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने बंगाल में 2 अभियान चलाए और दोनों में असफल रहा। इस तरह बंगाल सल्तनत से निकल गया। तो भी सल्तनत अभी भी उतनी ही बड़ी तो थी ही जितनी अलाउद्दीन खलजी के शासन के आरंभ के वर्षों में थी। फिरोज ने जाजनगर, उड़ीसा के राजा के खिलाफ एक अभियान चलाया। उसने वहां मंदिरों को नष्ट किया और बहुत सारा माल लूटा, मगर उड़ीसा के अधिग्रहण का कोई प्रयास नहीं किया। उसने पंजाब की पहाड़ियों में कांगड़ा के खिलाफ भी एक अभियान चलाया। उसके सबसे लंबे अभियान गुजरात और ठट्टा के विद्रोहों से निपटने के लिए थे। ये विद्रोह कुचल तो दिए गए, मगर कच्छ के रन में रास्ता भटक कर सेना को भारी तकलीफ उठानी पड़ी। इस तरह फिरोज किसी भी अर्थ में कोई बड़ा सैनिक नेता नहीं था, पर उसका काल शांति का और शांत विकास का काल था।
उसने ऐलान किया कि कोई कुलीन मरेगा तो उसे इख्ता और उसके पद का उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा, बेटा न हो तो दामाद होगा, और वह भी न हो तो उसका वह गुलाम होगा। कुलीन के इख्ता की खाता बही की जांच के समय उनकी और कोई बकाया निकलने पर कुलीनों और उनके आमलों को यातना देने की नीति भी फिरोज ने बंद कर दी। इन कदमों से कुलीन गदगद हो गए तथा गुजरात और थट्टा के मामूली विद्रोह को छोड़ दें तो उसके काल में कुलीनों के विद्रोह नहीं हुए, लेकिन पदों और रिक्तों को पुश्तैनी बनाने की नीति का आगे चलकर हानिकारक साबित होना निश्चित था। इसके कारण नौकरियों में एक तंग दायरे से बाहर के योग्य व्यक्तियों की भर्ती के अवसर कम हो गए और सुल्तान एक छोटे से अल्पतंत्र पर निर्भर हो गया। फिरोज ने विरासत का सिद्धांत सेना पर भी लागू किया। पुराने सैनिकों को शांति के साथ आराम करने और अपनी जगह अपने बेटों या दामादों को, और वे भी न हो तो दासों को भेजने की अनुमति दे दी गई। इन सैनिकों को नकद वेतन न देकर गांवों की मालगुजारी के हिस्से दिए जाते थे। इसका मतलब यह था कि एक सैनिक अपनी तनख्वाह वसूली के लिए गांव में जाता और इस तरह सेवा में अनुपस्थित रहता या फिर किसी बिचौलिए को ठेका दे देता जो उसे उसके मूल्य का आधा या एक तिहाई उसे देता। इस तरह दीर्घकालिक दृष्टि से सैनिकों को कोई लाभ नहीं हुआ। पूरा सैन्य प्रशासन ढीला पड़ गया और सैनिक बाबुओं को रिश्वत देकर हाजिरी के समय बेकार घोड़े पेश करने लगे। उदारता की एक गलत धारणा के रूप में एक बार सुल्तान ने स्वयं एक सैनिक को सोने का एक सिक्का दिया ताकि वह हाजिरी लगाने वाले बाबू को रिश्वत दे सके। फिरोज ने अपने को सच्चा मुस्लिम बादशाह और अपने राज्य को सच्चा मुस्लिम राज्य जताकर धर्मशास्त्रियों को भी अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। वास्तव में इल्तुतमिश के समय से ही राज्य की प्रकृति तथा गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति राज्य की नीति को लेकर कट्टर धर्मशास्त्री और सुल्तानों के बीच खींचतान चलती आ रही थी। जैसा कि कहा गया है, इल्तुतमिश के काल से ही और विशेषकर अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के काल में सुल्तानों ने धर्मशास्त्रियों को यह छूट नहीं दी कि वे राज्य की नीति तय कर सकें। उन्होंने लूटपाट के लिए तथा सेना को व्यस्त रखने के लिए भी हिंदू राजाओं को खिलाफ जिहाद किए। धर्मशास्त्रियों को संतुष्ट रखने के लिए अनेक कोच पदों पर नियुक्त किया गया। न्यायपालिका और शिक्षा व्यवस्था निश्चित ही धर्मशास्त्रियों के हाथों में रही। बाहरी तामझाम और दिखावों के बावजूद फिरोज ने मूल बातों में अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की नीति को जारी रखा। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उसने धर्मशास्त्रियों को राज्य की नीति तय करने की छूटें दी थी, पर उसने धर्मशास्त्रियों को अनेक महत्वपूर्ण रियायतें दी। उसने उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जिन्हें कट्टर धर्मशास्त्री गैर इस्लामी समझते थे। उदाहरण के लिए उसने संतों की मज़ारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी। उसने ऐसे अनेक मुस्लिम पंथों का दमन किया जिनको धर्मशास्त्री विधर्मी समझते थे। फिरोज के समय में ही जजिया एक अलग कर बना। पहले यह मालगुजारी का हिस्सा होता था। फिरोज ने ब्राह्मणों को जजिया देने से मुक्त रखने से इनकार कर दिया क्योंकि शरीयत में इसका प्रावधान नहीं था। इसमें सिर्फ स्त्रियां, बच्चे व अपंग रोगी लोग मुक्त थे जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने जनता, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, के सामने प्रवचन कर रहे एक ब्राह्मण को इस आधार पर सार्वजनिक रूप से जला डाला कि यह बात शरीयत के खिलाफ थी। इसी आधार पर उसने यह आदेश भी जारी किया कि उसके महल के सुंदर भित्ति चित्र खुरस दिए जाएं, लेकिन वह संगीत का संरक्षक था तथा अपनी कट्टरता के बावजूद शराब का शौकीन था। फिरोज तुगलक के ये तंग विचार निश्चित ही हानिकारक थे। साथ ही वह पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए ताकि हिंदू आचार विचार की बेहतर समझ मिल सके। उसके शासनकाल में संगीत, आयुर्विज्ञान और गणित के अनेक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया। फिरोज ने अनेक मानवतावादी कदम भी उठाए। उसने चोरी और दूसरे गुनाहों के लिए हाथ पैर, नाक आदि काटने जैसे अमानवीय दंड बंद कर दिए। उसने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनवाए और कोतवालों को बेरोजगारों की सूचियों बनाने का आदेश दे दिया तथा गरीबों की बेटियों के लिए दहेज दिए। मुमकिन है कि इन कदमों का बुनियादी उद्देश्य अच्छे परिवारों के उन मुसलमानों की सहायता करना रहा हो जिनके बुरे दिन आ गए थे। इससे भी भारत में मध्यकाल में राज्य की सीमित प्रकृति का पता चलता है। तो भी फिरोज ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का काम केवल दंड देना और कर वसूल करना नहीं है, बल्कि वह एक कल्याणकारी संस्था भी है। मध्यकाल के संदर्भ में कल्याण के इन सिद्धांत की घोषणा एक मूल्यवान घोषणा थी और फिरोज इसके लिए श्रेय का अधिकारी है। देश के आर्थिक सुधार में फिरोज की गहरी दिलचस्पी थी। उसने सार्वजनिक निर्माण का एक बड़ा विभाग बनाया जो उसका निर्माण कार्यक्रम चलाता था। फिरोज ने अनेक नहरों की मरम्मत कराई और अनेक नई नहरें खुदवाई। सबसे लंबी नहर लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी जो सतलज से निकलकर हांसी तक आती थी।
एक और नहर यमुना से निकलती थी। ये और दूसरी नहरें सिंचाई के लिए थी और फिरोज के बसाए कुछ नए नगरों तक जल पहुंचाने के लिए भी। हिसार फिरोज या हिसार आज का हरियाणा और फिरोजाबाद आज का उत्तर प्रदेश के नाम के ये नगर आज भी मौजूद हैं। फिरोज ने एक और कदम उठाया जिसमें आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों पक्ष थे। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जब भी कभी किसी स्थान पर आक्रमण करें तो सुंदर और सुगठित नौजवान लड़के चुनकर गुलामों के रूप में सुल्तान के पास भेजें। इस तरह फिरोज ने धीरे धीरे कोई 1,80,000 गुलाम जमा कर लिए। इनमें से कुछ को उसने विभिन्न हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण दिलाकर पूरे साम्राज्य में शाही कारखानों में नियुक्त किया। दूसरों को लेकर उसने सैनिक दस्ते बनाए जो सीधे सुल्तान पर निर्भर थे और इसके लिए उसे आशा थी कि वे पूरी तरह उसके वफादार रहेंगे। यह नीति नई नहीं थी। हम देख चुके हैं कि भारत के आरंभिक तुर्क सुल्तान गुलामों की भर्ती किया करते थे। खिलजियों के काल में यह प्रथा कुछ कमजोर तो पड़ी पर समाप्त नहीं हुई। पर अनुभव से यह साफ हो गया था कि यह भरोसा नहीं किया जा सकता था कि ये गुलाम अपने मालिक के वंशजों के प्रति भी वफादार रहेंगे। जल्द ही वे कुलीनों के एक अलग भिन्न समूह बन जाते थे। 1388 में जब फिरोज की मृत्यु हुई तो वही प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएं उठ खड़ी हुई जो हर सुल्तान की मौत के बाद उठा करती थी। सुल्तान और कुलीनों के बीच शक्ति संघर्ष एक बार फिर शुरू हो गया। इस स्थिति से स्थानीय जमींदारों और राजाओं ने लाभ उठाकर स्वतंत्रता के दावे किए। फिरोज के गुलामों का सक्रिय हस्तक्षेप और तख्त पर अपना व्यक्ति बिठाने का प्रयास इस स्थिति में एक नया आयाम था। फिरोज का बेटा सुल्तान मोहम्मद उन्हीं की सहायता से अपनी स्थिति को संभाल सका, लेकिन अनेक गुलामों को मारकर और कैद करके तथा बाकी को बिखराकर उनकी ताकत को तोड़ना उसके आरंभिक कदमों में एक था। लेकिन महत्वाकांक्षी कुलीनों और अक्खड़ राजाओं को न तो सुल्तान मोहम्मद नियंत्रित कर सका और न ही उसका उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 1394 से 1412 तक शासन किया। शायद इसके प्रमुख कारण फिरोज के वे सुधार थे जिन्होंने कुलीनों को बहुत मजबूत और सेना को बहुत कमजोर बना दिया था। सूबों के सूबेदार स्वतंत्र हो गए और दिल्ली का सुल्तान दिल्ली के आसपास एक छोटे से इलाके तक सीमित होकर रह गया। एक मस्खरे ने कहा भी था कि जहां पनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है, जो कि दिल्ली के वर्तमान हवाई अड्डे के निकट का एक क्षेत्र है। पालम दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण 1398 ने और बदतर बनाया। तैमूर एक तुर्क था पर चंगेज से रक्त संबंध का दावा करता था। तैमूर ने 1370 में अपनी विजय यात्रा आरंभ की थी तथा धीरे धीरे सीरिया से आक्सस पार कर तक और दक्षिण रूस से सिंध तक के पूरे इलाके पर उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। भारत पर उसका धावा लूटपाट के लिए था तथा इसका मकसद पिछले 200 वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जमा की हुई संपत्ति पर कब्जा करना था। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण कोई इस धावे का सामना करने वाला नहीं था। तैमूर की सेना ने दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न नगरों को बेरहमी से तबाह किया और लूटा। फिर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और उसे तहस नहस कर डाला। बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान पुरुष, स्त्रियां और बच्चे जान से हाथ धो बैठे। तैमूर के आक्रमण ने देश में कमजोर शासन के सामने आने वाले खतरों को एक बार फिर स्पष्ट किया। भारत से बड़े पैमाने पर दौलत, सोना चांदी, जवाहरात आदि का दोहन इसका परिणाम था। तैमूर अपने साथ बड़ी संख्या में दस्तकारों को भी ले गया, जैसे राजगीरों, संगत राजों, बढ़इयों आदि को। उनमें से कुछ ने उसकी राजधानी समरकंद में अनेक सुंदर इमारतें बनाने में योगदान दिया। उसने ऐसी ही नीति उन ईरानी नगरों में भी बरती थी जिन पर उसने कब्जा किया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव कम ही पड़ा, तो भी तैमूर के आक्रमण को दिल्ली में सुल्तानों के शक्तिशाली शासन वाले चरण के अंत का सूचक माना जा सकता है। हालांकि तुगलक वंश जैसे तैसे 1412 तक घिसटता रहा। दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए किसी एक शासक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमने देखा कि मध्यकाल की कुछ स्थायी चलने वाली समस्याएं थी, जैसे शासक और कुलीनों के बीच के संबंधों की समस्या, स्थानीय राजाओं और जमींदारों से टकराव की समस्या, क्षेत्रीय और भौगोलिक कारणों से उत्पन्न समस्या आदि। अलग अलग सुल्तानों ने अपने अपने ढंग से इन समस्याओं से निपटने की कोशिश की, पर उनमें से कोई इस स्थिति में नहीं था कि इन स्थायी तत्वों का प्रभाव मिटाने के लिए समाज में बुनियादी तब्दीलियां कर सकता। इस तरह राजनीतिक ताने बाने के बिखराव की स्थिति सतह से ठीक नीचे जारी रहती थी तथा केंद्रीय प्रशासन की कोई भी कमजोरी ऐसे घटनाक्रमों को जन्म देती थी जो राजनीतिक विघटन का कारण बन जाती थी।
गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत साम्राज्य के अति विस्तार ने प्रतिक्रियाओं की जिस श्रृंखला को जन्म दिया था, फिरोज उसे सीमित करने में सफल रहा। उसने कुलीनों और सैनिकों के तुष्टिकरण के लिए अनेक सुधार लागू किए, पर जैसा कि हमने देखा, इन्होंने केंद्रीय प्रशासन तंत्र को ही कमजोर कर दिया। 1200 से 1400 तक के काल में भारतीय जीवन में अनेक नई विशेषताएं देखी गई, जैसे शासन की व्यवस्था, जनता के जीवन और दशाओं में परिवर्तन तथा कलाओं और वास्तुकला का विकास। ये एक अन्य अध्याय के विषय हैं।